नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम। जी, दर्शकों, हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा, ये सब जानते हैं। 2 से लेके 3 दिन तक हिंसा चलती रही, वो भी सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस एक्शन में आई। लेकिन उसका एक एक्शन अब दिखाई दे रहा है, जब फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी होती है 15 तारीख को। यानी 15 तारीख को एसआईटी जो है हरियाणा पुलिस की, वो गिरफ्तार करती है। आइए जरा जानते हैं मामन खान कौन है। कांग्रेस विधायक हैं, वो तो पता लग रहा है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा से हैं कांग्रेस विधायक, ये भी पता है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है कि जो उनको नूंह में और मेवात में हुई हिंसा का आरोपी बनाता है। तो ऐसा क्या है मामन खान में? बाबा जी, ये मामन खान साहब कांग्रेसी विधायक के अलावा और क्या हैं कि जो इसमें अभियुक्त बनाए गए? देखिए, अभियुक्त ऐसे ही नहीं बना दिया है। आपको तो मालूम है, पुलिस आजकल डिजिटल एविडेंस पे नॉट ओनली पुलिस बल्कि कोर्ट भी बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। हम्म। और डिजिटल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है सर, एक तो जिसे मिटाया नहीं जा सकता और जिसे नकारा नहीं जा हम्म। सकता। और ये मान लीजिए कि जिस भी अपराध में यदि पुलिस के हाथ, प्रोसिक्यूशन के हाथ डिजिटल एविडेंस लग गया तो समझ लीजिए हम्म। आप भारी मुसीबत में हैं। तो हम्म। मामन खां पे यह आरोप थे कि एक तो सर, और दूसरी बात है, देखिए छोटी मोटी झड़प हो जाना, दो चार ठो पत्थर चल जाना, ये तो स्वतः स्फूर्त हो जाता है। हो सकता है गुस्से में, आखिर आदमी ही है ना, गुस्से में आ गया, चलो कुछ हो गया, छोटा मोटा लड़ाई। पर सर, जब हम्म। बड़े स्केल पर वेल प्लान्ड दंगा होता है तो हम्म। ये फिर उसको वेल प्लान्ड दंगा होता है वो सर, उसके लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं। हम्म। तो एसआईटी ने और हरियाणा पुलिस ने एक बात तो मतलब ये एस्टैब्लिश कर दी है कि इट वाज अ वेल प्लान्ड दंगा, जिसकी ठीक है। पहले से तैयारी की गई थी। तो अब पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि भैया, किसने की तैयारी, किसकी प्लानिंग थी, मुख्य हम्म। सूत्रधार कौन है? तो जब उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन किया तो मामन खां, बहुत दिनों से उनकी ऐसी बात नहीं है, मामन हम्म। खां का बड़ा इतिहास है। और मामन खां पहली बार रडार पे नहीं आए हैं, वो मैं बाद में हम्म। बताता हूं आपको कि कैसे कैसे वो रडार पे आए। तो पुलिस ने सबसे पहले मामन खान की लोकेशन चेक की है, हम्म। और वो तमाम उन जगहों पर 28, 29, 30 जून को पाए गए हैं हम्म। जहां जहां 31 को दंगा हुआ। और 31 को भी वो दंगे वाले एरिया के नजदीक ही उनकी लोकेशन मिली है, 5 से 10 किलोमीटर दूर। आपको ध्यान होगा, हम्म। मऊ का दंगा आपको याद है? मऊ वाला दंगा बिल्कुल। जिसमें इसमें मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी ओपन जीप में बैठ के घूम घूम के दंगा कराए थे। जिप्सी के ऊपर। जी। हाँ, जिप्सी पे, ओपन जिप्सी में बैठ के घूम घूम के, और माथे पे जो है वो सिर पे साफा साफा बांध के। बांध के। हम्म। 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 और पहले दौरा करके जाते थे और फिर जाके निर्देश देते थे कि फलानी जगह आग लगाओ, फलानी जगह लूटो। बिल्कुल। खैर साहब, तो सेम यही चीज हुई है नूह में। हम्म। और पुलिस ने फिर जब इनकी लोकेशन पता लगा ली, पुलिस के पास डिजिटल एविडेंस आ गया, तो पुलिस ने इनको 2 बार समन किया कि आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। हम्म। ये दोनों बार नहीं आए, इन्होंने बहाना बनाया कि मुझे वायरल है। तो फिर पुलिस के हाँ, पास कोई पुलिस कोई के। चारा ही नहीं था फिर इनको इनको ठीक अरेस्ट बात है। करने का। और इन्होंने, पुलिस ने। एक तरफ, हाँ, हाँ, एक तरफ आपने कहा कि 2 बार समन किया तो इनको जो है बुखार हो गया, यानी पुलिस का जब बुलावा आया तो मामन हाँ। खान साहब को बुखार आ गया। लेकिन वहीं पर 31 जुलाई वाली उस पूरे प्रक्रिया के बाद जो 3 दिन की हम्म। लोकेशन पाई है, लैपटॉप से जो मिला है, उसके बाद एक चीज और भी है कि जिन जिन पीड़ित पक्षों ने यानी हिंदुओं ने मुकदमे दर्ज कराए हैं अनु हिंसा पर,
उनके यहाँ बाकायदे उनके गुर्गे जाके मामन खान के वो धमकाना शुरू किए हैं और उसके भी एविडेंसेस हैं पुलिस के पास। बिल्कुल बिल्कुल। और मामन खान दंगे से पहले एक्टिव थे, दंगे की पूरी प्लानिंग में शामिल थे, पूरा बाकायदा यात्रा का रूट और कहां पर दंगा करना है, कहां पे घेरना है, कहां पथराव करना है, कहां आगजनी करनी है, हर चीज पहले से प्लान की गई थी। पत्थर और पेट्रोल इत्यादि पहले से ला के रखा गया था और जब दंगा हो गया उसके बाद लोगों को धमकाना, विधानसभा में कहना कि मोनू का तो प्याज की तरह बक्कल प्याज की तरह फोड़ देंगे, हैं? तो जो आदमी विधानसभा में इस प्रकार सरेआम धमका सकता है, हैं? ठीक बात है। ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले 2 दिन का रिमांड लिया, 2 दिन पूरा हो गया तो 2 दिन का रिमांड और मिला है पुलिस को। बिल्कुल। और मामन खान के मुंह से एक और भी बड़ा मतलब अलौकिक लाइन निकली है। उन्होंने ये भी कह रखा है कि पूरे गांव को हिंदू विहीन कर दूंगा। हालांकि वो जिस गांव के निवासी है वहां 85% मुसलमान हैं, लेकिन जो 15% हैं भी कोई दूसरी जाति के या किसी दूसरे धर्म के, उसको भी कह रहे हैं कि पूरे गांव को हिंदुओं से खाली करा दूंगा। तो ये मामन खान अचानक मेवात में इस तरीके से एग्रेसिव हुए और दंगा कराने की स्टेज पे आए। आखिर विधायक साहब को, यानी कांग्रेस के विधायक साहब को दंगाई क्यों बनना पड़ा सर? इसकी पृष्ठभूमि जरा बताएंगे। पर बात ये देखिए, आप ये तो आपको मालूम है भाई, जो आदमी राजनीति में है और आजकल की राजनीति बहुत महंगी भी हुई है और अब सेवा करने के लिए तो कोई राजनीति में आता नहीं है। तो भाई राजनीतिज्ञ को पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के सर ये स्पेशली जब से पिछले 10 सालों में ना मोदी ने विधायक और सांसद के लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल कर दिया है, सच ही है। मैं तो ऐसे बहुत सारे सांसदों विधायकों को जानता हूं, बोले साहब जो चुनाव में जो खर्चा हुआ है ना वो तक नहीं निकाल पाते 5 साल में, एक सामान्य विधायक, सामान्य सांसद। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि अगर ये, अच्छा जब से ये सांसद विधायक निधि बंद की है ना सर, पहले तो सांसद और विधायक निधि में सीधे सीधे 40% का रेट चलता था, है 40% का रेट तो आपको मालूम है यूपी वाला। बिल्कुल। तो सर जब से सांसद विधायक निधि बंद हुई है ना तो सांसदों विधायकों की कमाई बिल्कुल बंद हो गई है। ठेका ठुका में इधर से उधर से वसूली करते थे, वो सब भी धीरे धीरे बंद हो गया है। और डिजिटल वर्ल्ड होने के कारण है, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस अब चूंकि डिजिटल हो रही हैं तो वैसे भी कैश की हैंडलिंग, अच्छा कैश ले लेगा आदमी तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सर ऐसे में विधायक लोग जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन के नए सोर्स ढूंढते हैं। तो मामन खां पे ये आरोप है, ऐसी जांच चल रही है कि मामन खां ने जामताड़ा के स्वधर्मी, है ना, स्वधर्मी विधायक से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सांस्कृतिक वो है ना, कल्चरल एक्सचेंज होता है ना, आप तो ICCR के मेंबर है ना आप तो खूब समझते हैं कल्चरल एक्सचेंज को। हाँ, इसको कलचरल नहीं, इसको तो बिल्कुल व्यापारिक समझौता कह लीजिए सर, टेक्निकल नो हाउ के साथ। ये तो व्यापारिक समझौता हो गया। तो सर जामताड़ा के साथ एक बाकायदा कल्चरल एक्सचेंज समिट हुआ, उसमें ये तय हुआ कि जामताड़ा के उद्यमी जो हैं, हमारे नूह के उद्यमियों को भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे। तो उसमें सर ये सब जामताड़ा गए, बाकायदा वहां पे बाकायदा वर्कशॉप हुई और सिखाया गया कि कैसे साइबर क्राइम करना है। पर कई बार क्या होता है सर, गुरु जो है गुड़ रह जाते हैं, चेला शक्कर हो जाता है। तो सर जामताड़ा वाले गुड़ रह गए और नूह वाले शक्कर हो गए। जामताड़ा वाले करते थे बैंकिंग फ्रॉड, मतलब आपसे OTP किसी तरह बेवकूफ बना के ले लिया और आपका खाता खाली कर दिया। अब सब इस प्रकार के जो बेवकूफ, आप किसी को OTP बता देंगे ना, मैं तो नहीं बताऊंगा। पर सर जो भोला भाला आदमी होता है ना बेचारा गांव का, वो इन या बुजुर्ग लोग
सीनियर है, ये जो हुआ बहुत भी है ज्यादा सीनियर टैक्स सेवी सिटीजन के नहीं है। साथ। हाँ, सीनियर सिटीजन तो के साथ खूब सर हुआ है ये ऐसा। गांव के लोग और बुजुर्ग लोग इस प्रपंच में फंस जाते हैं इनके, पर उसमें क्या है कि सर सक्सेस रेट बहुत कम है। जैसे आपको कोई फोन करेगा कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आया है फलानी पॉलिसी का, तो आप तो गरिया के रख देंगे फोन, है। तो 100-200 कॉल करेंगे तो 2-4 ठो मुर्गा फंसेगा, उसमें से भी कहीं से 2000 आया, कहीं से 4000 आया। तो सर इन लोगों ने डीप फेक टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है वो जो है आजकल, कि आपका फोटो मिल गया तो किसी पहले से विद्यमान किसी भी अन्य एक्टर की कोई क्लिपिंग उठा के उस पे आपका चेहरा इंपोज कर दिया गया। अब वो आपकी क्लिप हो गई, आपका एमएमएस बन गया एकदम एचडी, है, बढ़िया ठीक रंगीन, बात। 5 कैमरे से शूट किया गया, और आपको बोल दिया है फलाने देखा तो आ रही है, आई गई लिया, जल्दी पैसा दाना है तब तो, अरे पहले तो मेरा रुक दे, नहीं तो बाकी पूरे समाज में इसको वायरल कर देंगे। तो सर कुछ लोग डर जाते हैं, और इसमें सक्सेस रेट जो है बताया जाता है कि 20 से 30% तक का है। और जो बहुत बड़ा सक्सेस है। एक्सटॉर्शन का, इसके लिए जो वर्ड दिया है पुलिस ने, उसको सेक्सटॉर्शन कहा जा रहा है, सेक्सुअल क्लिप दिखा के एक्सटॉर्शन करना। तो सर इसमें नूह मेवात वाले बहुत आगे निकल गए, और इसमें बहुत मोटे पैसे की उगाही होने लग गई, और ये सब कुछ हमारे खान साहब के वरद हस्त आशीर्वाद से हो रहा था। तो सर ऐसे केसेस में तो फिर बहुत मोटा शेयरिंग है ना, ये तो बिल्कुल बहुत मोटा, एक नेताजी के लिए एक बहुत मोटा रेवेन्यू जनरेशन प्लस एक बहुत अच्छी शेयरिंग होने लग गई। अच्छा, उसमें एक इनको नूह मेवात वालों को एक ज्योग्राफिकल एक बेनिफिट मिल गया। वो क्या है कि जो नूह मेवात का जिस इलाके में ये साइबर क्राइम का जो डन है ना सर अवनीश जी, ये जी एक तरफ मथुरा जिला, दूसरी तरफ भरतपुर जिला, तीसरी तरफ नूह, ये 3 राज्यों का बॉर्डर है। बॉर्डर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। हाँ, और हरियाणा, और ये हरियाणा में बैठ के, और भाई बॉर्डर तो पोरस होते हैं, तो बड़ी सुविधा से कभी मथुरा चले गए, कभी भरतपुर चले गए, और कभी नूह जिले में बैठ के ये सारा चलता था। और चूंकि इंटर बॉर्डर, भाई अब यूपी में जो क्राइम हुआ उसको तो यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो यहां पर इन लोग के लिए क्राइम करना आसान हो गया। पर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया फिर अप्रैल महीने में हरियाणा पुलिस ने, और लोग ऐसा बताते हैं कि 130 टीमों ने मिला के साइमल्टेनियसली करीब करीब 25 से 30 गांव पे छापा मारा, और लोग ये बताते हैं कि कम से कम सैकड़ों लड़के जो है अरेस्ट किए गए थे। 5000 पुलिस वाले इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, और बहुत से और हरियाणा पुलिस ने जो है यूपी और राजस्थान की पुलिस का भी कोऑपरेशन लिया था। सर ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन था, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन था। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये जो भाईजान लोग हैं ना, इनके अंदर क्राइम करने की कुछ ज्यादा ही है ना महारत भी है, और इनका जहन स्वभावगत और ये है इनके डीएनए में है। तो इनके है कि अरे हमारे घेटों में पुलिस की इतनी औकात होगी, हमारे इलाके में पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया। तो सर ये इनके लिए थोड़ा सा ना ईगो वाला मसला हो गया। तो इन्होंने इस नूह दंगे की आड़ में, तो नूह दंगे की आड़ में मुख्य मुद्दा वो यात्रा नहीं था सर, जलाभिषेक यात्रा नहीं थी। बिल्कुल, जो मुख्य रिजेंटमेंट था वो साइबर क्राइम थाने को सबक सिखाना था। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि बाकायदे प्लान करके सबसे पहले एक बहाना लिया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जलाभिषेक यात्रा का बहाना लिया, और जैसे ही उसके बहाने एक दंगे की शुरुआत हुई तो सबसे सुनियोजित हमला अगर कहीं हुआ तो वो नूह के साइबर सेल थाने पे हुआ, और उसकी न सिर्फ पूरी बिल्डिंग को आग लगाई गई, पूरे रिकॉर्ड जलाए गए। और दर्शक भी अब तक इस बात से परिचित होंगे कि गेट नहीं टूट रहा था तो बाकायदे एक बस ले जाके उससे फोर्सफुली गेट तोड़ा गया,
और एक चीज और ध्यान रखें, अगर हाँ आप बस, 125 के लगभग जो नहीं गेट गाड़ियां नहीं जलाई तोड़ा गई। था सर, हम्म। गेट नहीं तोड़ा था, दीवार बहुत हाँ, मजबूत थी, तो उसको तोड़ा था। दीवार तोड़ी गई है। हाँ बिल्कुल, दीवार तोड़ी गई। और उसके बाद अगर देखें बाबा जी, तो जो लगभग 148-40 गाड़ियां, जो फोर व्हीलर्स जो जलाए गए, उसमें से सबसे ज्यादा संख्या थी पुलिस के गाड़ियों की, सरकारी गाड़ियों यस की। यानी कि ये मामन खान साहब एक तरह से जो स्किल इंडिया का कार्यक्रम चला रहे थे, अनऑफिशियली या ऑफिशियली, हाँ स्वनामधन ने हाँ अपने हाँ हिसाब हाँ से, जिसको वो हाँ जामताड़ा से हाँ लेके आए थे। हर हाथ मोबाइल तो हर हाथ काम इन्होंने दे दिया था। तो हाँ। क्या ये माना जाए कि मामन खान पूरी तरीके से अपने उस जो व्यवसायिक एक उनका काला साम्राज्य था, उसको सेव करने के लिए और पुलिस के खिलाफ बदला साधने के लिए एक बहाना बनाया पूरी तरीके से एक हिंदू यात्रा को? बिल्कुल, हिंदू उस पर्व सावन के सोमवार की आड़ में हम्म। और मोनू मानेसर को बहाना बनाकर, मोनू मानेसर का एक्सक्यूज लेकर ये हम्म। पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को सबक सिखाया गया है। एक मिनट में सुनिए, वो हमारा वो बिकरू कांड हुआ था ना कानपुर में, ठीक बात। कौन था वो पंडित जी, क्या नाम था, विकास चौधरी और नाम भूल परहैप्स। गया, जो भी, हाँ विकास, विकास सम तिवारी। विकास सम तिवारी। चौबे दुबे, विकास दुबे टाइप हाँ, का, विकास दुबे। विकास दुबे नाम विकास था, दुबे जी। यस। सर यहाँ पे हरियाणा सरकार के इकबाल को चैलेंज किया गया है। हम्म। इकबाल जैसे ना जो राजदंड जो होता है, बिल्कुल। उस राजदंड को चैलेंज किया है मामन खान ने हम्म। कि हमारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में घुसने की। हम्म। हम्म। अच्छा। और ये लोग तो जहां, इनकी जो घेटो हम्म। मानसिकता है ना सर, ये कुख्यात बिल्कुल। है डेन बना के रहने की, हम्म। हम्म। कि ये हमारा इलाका है, यहां हमारी सरकार चलेगी। ये लोग अपने इलाके में पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं हम्म। सर। उस इलाके में सुनिए, एक्साइज के ठेके नहीं होते, ये अपनी मनमर्जी से ठेके उठाते हैं, अपनी मनमर्जी से है, अपनी मनमर्जी से वहां ठेकेदारी होती है, इनकी मर्जी से। हम्म। मतलब सरकार का इकबाल नहीं चलता है, हम्म। ठीक बात है, माइनिंग इनकी सरकार का मर्जी एक। से होती है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। और ये जिस तरीके से नूह और मेवात का पूरा जोग्राफिया है, और जोग्राफिया के साथ वहाँ की जो डेमोग्राफी है, मेरे ख्याल से इनको सबसे ज्यादा सूट वो करती है डेमोग्राफी जो नूह और मेवात की हो चुकी है, जहाँ पर मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हैं। सर देखिए, ये तो इनका पुराना मॉडस ऑपरेंडी हो गया ना। कैराना में इन्होंने क्या किया था, कैराना में जब हम्म। इनकी संख्या बढ़ने लगी तो इन्होंने सुनियोजित ढंग से धीरे धीरे प्रताड़ित करके, एक एक करके हिंदुओं का वहां जीना मुहाल कर दिया। हम्म। और ऐसा कर दिया, मतलब मैं तो कैराना गया था, आपको याद होगा, तो कैराना में बताया कि जब कोई मकान बना रहा होता था तो इनके लड़के हम्म। आके अगल बगल बैठ जाते थे और सारा दिन टॉन्ट करते होते थे कि अरे कायदे से बनाना, बाद में तो इसमें हमको ही रहना है। जब हिंदू कोई मकान बनाता था तो वहां ये टॉन्टिंग होती थी कि हम्म। कायदे से बनाना, बाद में तो हमको ही रहना है। और अंत में सर भुकुम सिंह जी ने वो बयान ऐसे ही नहीं दिया था, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बवाल मच गया था। सर जहां इनकी संख्या बढ़ेगी वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, हम्म। हम्म। यही इनका अच्छा, मॉडस ऑपरेंडी है। ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, जब 31 जुलाई को ये नू दंगा शुरू हुआ और लगातार 3 दिन चला, तो खट्टर सरकार यानी मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार आलोचना के केंद्र में रही। बहुत ज्यादा शिकायतें और लोगों के मन में असंतोष रहा। लेकिन तीसरे दिन हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया और वापस कड़ी कार्रवाइयों पर आई, तो दंगा कंट्रोल में हुआ। और अब जब एसआईटी, स्टेट के डीजीपी बदलने के बाद अब जो एसआईटी बनी इसकी जांच के लिए, वो जिस तरीके से, देखिए शुरुआत तो मोनू मानेसर से की, वो भी रिक्वायर्ड थे, वांछित थे, तो उनको भी अरेस्ट किया। लेकिन अब ये मामन खान का अरेस्ट होना, और कोर्ट ने जो उनकी रिमांड और बढ़ा दी है, इसके बाद हालांकि मामन खान ने बड़ा कोशिश किया, वो हाई कोर्ट तक भी गया था, जहां कि हमको गिरफ्तार जी न किया जाए।
दुनिया भर के प्रपंच की गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन अब जब एसआईटी ने पुख्ता, और आपने कहा कि डिजिटल सबूत हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनको कि नकारा नहीं जा सकता। अब क्या आपको लग रहा है कि एसआईटी नूह मेवात में इस तरह की जो मानसिकता पनप रही है, जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, जो हिंदुओं से नफरत की मानसिकता है, हिंदुओं से मिटाने की बात करता है, जैसे कि मोहम्मद खान ने कहा था कि पूरा गांव हिंदू विहीन कर दूंगा, तो अब क्या किसी एक अस्थाई समाधान की व्यवस्था होते हुए आप देख रहे हैं नूह मेवात में? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, हरियाणा में ना सिर्फ अगर नूह मेवात को अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा की जो बाकी स्टेट की डेमोग्राफी है ना, उसमें ये कोई समस्या नहीं है असल में। और ये बात हरियाणा आपने की पहले जनता, भी हमारी चर्चा में पहलवान ये हाँ, बात आपने कि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हाँ, हरियाणा का एक सामाजिक संरचना है, इसके बारे में आप ये बात कई बार हमारे साथी चर्चा में रिपीट कर चुके हैं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहूंगा कि आप उसको एक बार फिर रिपीट करें, ताकि हरियाणा के बारे में एक सामाजिक संरचना हरियाणा के बाहर के लोगों को पता चले। जी। म- मैं आपको बताऊं कि देखिए, असल में जब विभाजन हुआ था ना देश का 1947 में, तो चूंकि हम्म। हरियाणा तत्कालिक पंजाब है में, ठीक है। वो एकदम पाकिस्तान से एकदम नजदीक पड़ता था, एकदम नजदीक था, हम्म। है। और इसलिए हरियाणा और पंजाब के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना अपेक्षाकृत आसान था, है, हाँ। बिहार और उनके लिए, उनकी तुलना में, या मध्य प्रदेश राजस्थान की तुलना में। इसलिए बिल्कुल ठीक बात। जो जो माइग्रेशन हुआ है, उसमें हरियाणा और पंजाब का माइग्रेशन इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम्म। और आज आप पंजाब में देख लेंगे तो सिर्फ एक गुरदासपुर जिले में एक छोटा सा तहसील है कादियां। कादियां में कादियानी कादियानियों की मुसलमानों का थोड़ी है सी, वहां से। हाँ। थोड़ी सी 2-4 हजार पॉपुलेशन है। हम्म। एक आपका पड़ता है इमलेरकोटला, एकदम लुधियाना के बगल में, यहाँ पे पॉपुलेशन है मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख है। हम्म। हम्म। और आपके हरियाणा में ये नूह मेवात है। ठीक। तो बाकी का जो पंजाब है और बाकी का जो शेष हरियाणा है ना, वो ये इनके उत्पात से हम्म। असल में अछूता रह जाता है। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा स्थानीय जनता को इनसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम्म। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जहां अच्छा। राजनीतिक मुद्दा है वो सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के तीनों विधायक मुसलमान हैं कांग्रेस के, हैं। हम्म। तो हम्म। इसलिए अच्छा, दूसरी बात है, देखिए, खट्टर साहब, लोग पूछते हैं मुझसे कि खट्टर साहब वाई कांट ही बी मोदी, या वाई कांट ही बी हम्म। योगी, तो मोदी नहीं, योगी। मैंने कहा देखिए, योगी की जो ब्यूरोक्रेसी है, या योगी का जो राज्य प्रशासन है, उस पे योगी का पूरा 100% कंट्रोल है। और योगी की ब्यूरोक्रेसी जो है योगी के अनुरूप कार्य करती है। योगी अपनी ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा करते हैं। सर, खट्टर ठीक। की ब्यूरोक्रेसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि खट्टर साहब की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, वो जाटों के हाथ। और हाँ। जाट खट्टर अच्छा। से बड़े नाराज रहते हैं। तो यदि जैसे योगी अपने प्रशासन से बैक डेट में डिमोलिशन का नोटिस निकलवा लेते हैं। अरे योगी जी, क्या आज अगर कोई दंगा हुआ तो पता लगा डिमोलिशन का और खाली करने का नोटिस, तुम्हारा नक्शा पास नहीं है, ये 6 महीना बैक डेट में निकलवा लेते हैं योगी जी। खट्टर साहब नहीं नहीं, निकलवाते। आप अब इसको तो संजोग कहिए कि जिसका मकान हाँ, गिरने की नौबत आती है तो उसको जो है 2-4 ठो नोटिस वगैरह पहले ही नगर पालिका दे चुकी बैक रहती है, डेट तो में, ये तो हाँ, संजोग कहिए। बैक डेट में। नहीं नहीं, ये ये नहीं, इसको ये बैक ये उनका प्रशासनिक कौशल भी है ना, योगी जी का ये प्रशासनिक ये कौशल है। ज्यादा क्योंकि ये ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं, क्योंकि क्योंकि योगी जी को अपने प्रशासन पे भरोसा है। खट्टर साहब को अपने हम्म। प्रशासन पे ये भरोसा नहीं है कि कल को न्यायिक जांच हुई तो मेरा प्रशासन कहीं मुझे उल्टा न फंसवा दे, पता लगा खट्टर साहब जेल खट रहे हैं 20 साल, हम्म। ना। तो ठीक बात। खट्टर साहब अपने प्रशासन से, खट्टर साहब के पास ऐसी टीम नहीं है जो योगी के हम्म। पास है। इसलिए योगी, हर आदमी, हर खट्टर योगी नहीं हो सकता।
और बिल्कुल ठीक योगी बात। की परिस्थितियां भी अलग हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक नूह मेवात है, योगी को तो ऐसे 1000 नूह मेवात डील करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, यहीं तो आपने जब एक अच्छा, बात कह दी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को आपने सामने रख दिया खट्टर साहब के, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वहाँ खट्टर साहब को तो एक जिले का नूह मेवात खाली कंट्रोल करना है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी को तो सैकड़ों नूह और मेवात हैं। अब इसी जी आपकी बात को अगर पैन इंडिया में फैला दूं, तो क्या आपको आज की डेट में जिस तरीके से सनातन के विरुद्ध हमले चल रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुत्व को लगभग कभी जो है हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा कांग्रेस ने, आज जो है सनातन को हर तरह के नकारात्मकता से जोड़ा जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक नूह मेवात की क्या बात है, इस देश में न जाने किन किन राज्यों में कितने कितने नूह मेवात हैं? तो आखिर ये नूह मेवात की मानसिकता का अस्थाई इलाज भारतवर्ष में क्या है? चलिए, मैं इस सवाल को अब उठा के हरियाणा से और मनोहर लाल खट्टर के सामने से इस सवाल को उठा के मैं पूरे भारत में रखता हूँ। है कोई स्थायी सर, समाधान, कोई आप स्थायी इलाज? आपको याद होगा कि पीछे भी एक वीडियो में मैंने आपने इसी स्थायी समाधान पर चर्चा की थी। हाँ। तो सर देखिए, नूह मेवात का जो स्थायी समाधान है ना, वो तो अभी निकट भविष्य में मुझे कोई स्थायी समाधान तो नहीं दिखता। मुझे तो अभी तो इसको जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। जड़ से ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी से होता है, जड़ समाप्त हो जाती है, पर अभी सर जड़ जो है मुझे अभी कम से कम अगले 20-30 साल, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। नूह मेवात एक वैश्विक समस्या है। मैं कल अभी परसों एक मौलाना का वीडियो देख रहा था, वो है ना, वो पता नहीं तौकीर रजा है क्या नाम है उसका, वो पाकिस्तान वाला। उससे पूछा कि आपकी कितनी बेगमें और कितने बच्चे हैं, तो वो बड़े गर्व से बता रहा था कि 18 बच्चे हैं, और अभी मुश्किल से उसकी 40 साल उम्र होगी, और वो बड़े गर्व से बता रहा था कि मेरे 18 बच्चे हैं। तो सर बात ये ना कि ये 4 बीवियां और 18 बच्चों का जो सर ये जो सोच है, जहां से ये सोच पैदा हो रही है, सर उस सोच का जब तक स्थायी इलाज नहीं होगा, तब तक आप कैसे स्थायी इलाज कर लेंगे? आप बताइए बात मुझे। सही है, बात सही है, बिल्कुल है, सही है। और एक है, चीज और भी होता है ना है, सर कि रोगी है, डॉक्टरी के पेशे में, मेडिकल के पेशे में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि पेशेंट अगर कोऑपरेट न करे, रोगी अगर सहयोग न करे, तो भी इलाज जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब कोई छटपटा रहा हो, उखड़ उखड़ के भाग रहा हो, उसको एक सुई लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक कंपाउंडर के लिए, एक पैरामेडिक के लिए। जी। नहीं, मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, जब से ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चला है, और जब से खुले में शौच पर 90% से ज्यादा तक नियंत्रण कर पाने में भाई मोदी सरकार सफल हुई। सर आपको मालूम है एंटीबायोटिक्स की खपत कम हो गई उत्तर प्रदेश में, और लोग तो बताते हैं कि लगभग 30% एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अब वो उतने इन्फेक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओपन डेफिकेशन बंद हो गया। सर, छोटे छोटे परिवर्तन से आपने नाम ले लिया है, तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी वो इंसेफेलाइटिस का कंट्रोल में आना। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में केवल इसी सैनिटाइजेशन की वजह से, सैनिटाइजेशन प्रॉपर न होने की वजह से, साफ सफाई न होने की वजह से 40 साल यानी 4 दशक से जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस की क्रूर बीमारी, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जब पहले टर्म में मुख्यमंत्री बने थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के तो कुछ महीनों बाद ही वहां पर ऑक्सीजन कांड हुआ था। कोई ऐसा बीआरडी कॉलेज ये वाला, जो जी हाँ, मानसून का कोई ऐसा सत्र नहीं, कोई ऐसा सीजन नहीं बीतता था जब 100, 150, 200 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत नहीं होती थी, ना होती। और वो केवल सैनिटाइजेशन से वो समस्या जड़ से समाप्त हो गई सर। हाँ, उसी तरह अब जैसे मोदी जी का ना हर घर नल से पीने वाला जल, स्वच्छ जल जिस घर में आने लग गया, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। बिल्कुल सर, है ना। तो सर स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत का रास्ता खोलता है ना।
उसी तरह नूह मेवात के स्थायी इलाज के लिए भी तो उस बिल्कुल सही बात है। मेंटालिटी का इलाज करना पड़ेगा ना, जो 4 बीवियां और बिल्कुल। 18 बच्चों आ, को। अच्छा, उसमें आपने 18 के साथ साथ पौने 18 कहा था, वो पौने 18 की जरा व्याख्या, ये मैथमेटिक्स में काफी देर से सोच रहा था कि अंदर अंदर उलझा लूं, लेकिन मुझे लगा दर्शकों उनकी के साथ मिलके मैं पूछ लूं आपसे। उनकी एक बेगम गाभिन थी ना, अभी 3 महीने बाद होने वाला था। अच्छा, तो यहाँ से वो पौने 18 वाली गणित आती है। हाँ, अभी 3 महीने बाद वो 18 हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा जी, अब अगर इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मैं आपसे पूछूं, हमने नूह मेवात का दंगा जब हो रहा था तब भी आपसे बातचीत किया। आपका हरियाणा से बड़ा इंटीरियर स्तर पर और जमीनी स्तर पर ठीक ठाक जुड़ाव है। बहुत सारे लोग हरियाणा को आपके विशेष प्रेम के लिए आपकी सराहना भी करते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन हाँ। आज की तारीख में जब मामन खान जैसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कितना नंबर देंगे 10 में से आप हरियाणा पुलिस को, मनोहर लाल खट्टर को, जो ये 3 दिन तक चले दंगे नूह मेवात में जो हुए उसके बाद की कार्रवाई के लिए कितने मार्क्स देंगे? देखिए, अभी मुझसे आप नंबरिंग मत कराइए। ठीक बात। और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो हरियाणा का वो काल भी देखा है जब हम्म, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कोई किसी को थप्पड़ भी नहीं मारता था। हम्म, इतना मुफीद स्टेट था, इतना पीसफुल स्टेट था। ये मैं हम्म, 80 के शुरुआती दशक की बात कर रहा हूं। और मुझे याद है 1986 के आसपास पहली बार जब चौटाला जी जो हैं सरकार में आए थे, तो इन्होंने गुंडों के गिरोह पालने शुरू किए थे। और हम्म, उसके बाद दिल्ली का माफिया पनपा और आउटर दिल्ली के जो गैंग्स थे वो तैयार हुए, जिन्होंने दिल्ली में माफियागिरी शुरू की। हम्म, सर, नहीं तो मैं तो उस हरियाणा को भी जानता हूं जो इतना पीसफुल था। हालांकि आज भी हरियाणा अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीसफुल है। जब हम्म, आज इतना हम्म, पीसफुल है तो 1984 में क्या रहा होगा, आप सोच लीजिए। तो समझी जा हरियाणा सकती में है। लॉ एंड ऑर्डर एज सच कोई सर प्रॉब्लम नहीं रही है। और हम्म, सर, नूह मेवात को भाई, नूह मेवात को आप मेरे मेरे को एक मुझे आप एक वर्ग से लीजिए, मैं एक जगह का नाम नहीं ले रहा हूं। नूह मेवात एक समझ रहा मानसिकता है। और सर, नूह हूँ। मेवात बिल्कुल। मानसिकता को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, हम्म, दूसरी बात है, सर नूह मेवात से ना खट्टर को वोट नहीं मिलना है। एक बात, एक प्रॉब्लम और भी है। जब बाबा जी किसी गुंडे का घर ढहाते हैं तो उनके 1 लाख 2 लाख वोट बढ़ जाते हैं। हम्म, हैं? ये तो आप मानते हैं ना? एक गुंडे का घर ढहा दिया तो उस इलाके का 1 लाख वोट बढ़ जाता है, उस जिले का। सर, हरियाणा में ऐसा नहीं है। हम्म, हैं? और अभी अभी खट्टर ने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया है सर। ठीक बात है। जिस दिन योगी जी जैसा फ्री हैंड दे देंगे, जिस दिन योगी जी जैसा फ्री हैंड दे देंगे, सर उस दिन नंबर मुझसे पूछिएगा। अभी तो इन्होंने दिल्ली, सॉरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिमोलिशन पे बुलडोजर पे रोक लगवा दी। उसके बाद अब तक ठीक बात। बुलडोजर नहीं चला है। अब हम भी देख रहे हैं कब चलता है। ठीक बात। तो तो सर, अभी रुका हुआ है मामला, जी। देखते हैं। ठीक। ठीक। हम्म। तो नूह मेवात के दंगे के बाद जिस तरीके से एक बार फिर कांग्रेस और उसके विधायक और ऊपर से मामन खान, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, कांग्रेस का होना, कांग्रेसी विधायक का होना और उस विधायक का नाम मामन खान होना। जी, आप कुछ ऐड करेंगे? इसमें अब अगली चर्चा में हम फिर एक कल परसों में एक फिर चर्चा करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल, वो जो मोनू मानेसर वाला एंगल है ना सर, वो बीफ माफिया का एंगल, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, जो कि ठीक है। नूह मेवात के पूरे क्राइम को डिफाइन करता है। और उसमें मामन खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो सर ये जो, हाँ, तो ये जो है ना, ये हम मोनू मानेसर को डिस्कस करेंगे।
कि मोनू मानेसर कहाँ से इस पूरे एपिसोड में इक्वेशन में कहां से आए, मोनू उनकी एंट्री मानेसर कहाँ होती क्यों है। फिट हुआ, है ना? चलिए आखिर दंगे में एक मुद्दा तो मोनू मानेसर था ना। तो बिल्कुल था। और मोनू मानेसर, सर मोनू मानेसर में काउ विजिलेंटिज्म, तो आखिर इस इलाके में इतना काउ विजिलेंटिज्म क्यों है? बिल्कुल ये सोचने क्योंकि वाली मोनू बात है माने कि नहीं है? क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि मोनू मानेसर अलायज मोनू यादव एक गौसेवक के रूप में जाने जाते हैं और एक गौसेवक के रूप में ही उनकी पहचान है। तो ये एक अच्छा एंगल होगा और ये बड़ा जरूरी एंगल होगा कि हम इस पे बात करें कि मोनू उसके मानेसर बिना ये यानी मोनू यादव, उसके बिना ये चर्चा समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल समझी जा सकती पर है। आज इसलिए 35 मिनट हो, अगली चर्चा हम उस पर हाँ करेंगे। और यहाँ अब ऐसा लगता बिल्कुल। है कि हरियाणा में नू मेवात में जिस तरीके से कांग्रेसी विधायक और उसके साथ उनका मामन खान होना और उनका जामताड़ा से क्या रिश्ता और कैसे रिश्ता, वहां भी कांग्रेस का होना, तो कुल मिला के कहीं भी नापदान का ढक्कन खोलिए तो वहां पर कांग्रेस, उसकी राजनीति, उसके विधायक, उसका वोट बैंक वो सामने आ जाता है। और जो कुछ सामने दिख रहा है लोगों के सामने, वो उनकी सनातन के खिलाफ जहर उनके मन में, उनके एलाइज पार्टनर के अंदर भरा हुआ हो। तो ये एक ऐसा घालमेल है जिसमें कम से कम अभी इसको प्रशासनिक स्तर पर ही देखा जाए कि मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। आगे किस तरीके से इस गिरफ्तारी के बाद और भी गिरफ्तारियां बढ़ती हैं और जिस तरीके से हमने क्रमवार दिल्ली दंगे में फिर बाद में सबकी भूमिका देखी थी, संभवतः हमें लग रहा है कि मामन खान की गिरफ्तारी के बाद वो सिलसिला नू और मेवात यानी हरियाणा में भी शुरू हुआ है। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा के लिए बाबा रामदास जी को देते हैं धन्यवाद। बाबा जी, आज समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सबसे आज के लिए लेंगे विदा। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।